आज हम राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में पढ़ेंगे। देखिए, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण जैसा हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी के साथ में एक बड़ी समस्या हमारे साथ में खड़ी हुई कि हम अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हो गए, पर हमारे रियासती राजा थे उनसे अभी हम स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। रियासतों का गठन किया गया, एकीकरण किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कार्य को किया। तो इसी को कहा जाता है राजस्थान का एकीकरण और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। देखिए, एकीकरण का जो कार्य हुआ है, एकीकरण के कार्य में जो तथ्य हमसे परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो हैं, एक तो चरण, दूसरा तिथि, संघ का नाम, सम्मिलित रियासत, राजधानी, राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, और उद्घाटनकर्ता। ये तथ्य हमको याद रखने हैं। 7 चरणों में कार्य हुआ था। 7 चरणों को एक साथ याद रख लेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7। 7 चरण थे। 7 चरणों की तिथि की हम बात करें तो तिथि एक साथ में याद रख ले, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1। किस तरह से? 1948, 3 बार है, 1948, 1948, 2 बार है, 1949, 1949, 1 बार है 1950 और 1 बार है 1956। मतलब 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 48, 48, 48, 49, 49, 50 और 56। हम पहले चरण की बात करते हैं। पहला चरण बना 18 मार्च 1948। संघ को नाम दिया गया मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ नाम दिया गया। इसमें 4 रियासतें शामिल हुई, ए बी सी डी। इनको अपन कह सकते हैं अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इन 4 रियासतों के एकीकरण से एक संघ बना, मत्स्य संघ। मत्स्य नाम कोई नया नहीं है, महाभारत कालीन प्रदेश है। 16 जनपद कहे जाते हैं, उनमें से एक मत्स्य जनपद था। तो पुराना ही नाम है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का पुराना नाम है। इस क्षेत्र को मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आज जब इन 4 रियासतों का एकीकरण हुआ तो इन 4 रियासतों के एकीकरण को के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी ने ये नाम दिया था मत्स्य संघ। तो पूछ लिया जाता है मत्स्य संघ किसने नाम दिया? तो कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी ने। अब बात करते हैं हम राजधानी की। राजधानी कौन सी बनेगी? राजधानी उसे बनाया जाता था जो बड़ा क्षेत्र हो। तो इस समय जो पहला ही चरण बना, इसमें राजधानी बनाया गया अलवर को। अलवर को राजधानी बनाया गया। राज प्रमुख की बात करें तो इस संघ का राज प्रमुख बनाया गया, धौलपुर नरेश थे उस समय, उदय भान सिंह, राज प्रमुख बना दिया। उप राज प्रमुख का जो पद है वो दिया गया था, करौली के शासक थे गणेश पाल वासुदेव। गणेश पाल वासुदेव को क्या बनाया गया? उप राज प्रमुख। राज प्रमुख धौलपुर नरेश उदय भान सिंह, करौली नरेश को बनाया गया उप राज प्रमुख। इधर प्रधानमंत्री बनाया गया इस संघ का
प्रधानमंत्री अपने थे बाबू शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत अपने अलवरी प्रजामंडल के नेता थे बाबू शोभाराम कुमावत को इस संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। इस संघ का उद्घाटन करने वाले थे एन.वी. गाडगिल। एन.वी. गाडगिल ने इस संघ का उद्घाटन किया। नरहरि विष्णु, एन.वी. का तात्पर्य है नरहरि विष्णु गाडगिल, जो कि इस समय भारत सरकार में खनिज मंत्री थे। इनने इस संघ का उद्घाटन किया। इस संघ का उद्घाटन होना था 17 मार्च को। 17 की जगह उद्घाटन हुआ है 18 मार्च को। कारण क्या था कि जो ये 4 रियासतों का संघ बना था, इसमें भरतपुर के जो राजा थे, भरतपुर के राजा थे विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह के छोटे भाई थे देशराज। देशराज ने इसका विरोध किया कि ये जाट विरोधी संघ बनाया गया, इसमें हमको कहीं स्थान नहीं दिया गया। और वास्तविकता भी यही है। धौलपुर नरेश उदयभान सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया। करौली नरेश को उपराज प्रमुख बना दिया गया। अलवर प्रजामंडल के नेता को बाबू शोभाराम को प्रधानमंत्री का पद दे दिया गया। भरतपुर का कोई स्थान नहीं मिला यहाँ पर। तो इसलिए इस संघ का उद्घाटन 17 मार्च को होना था, पर नाराज हो गए देशराज, भरतपुर के राजा के छोटे भाई। इसलिए फिर 17 को न होकर के 18 को हुआ। और दूसरी बात है, इस संघ का उद्घाटन अलवर में होना था। राजधानी अलवर बनी है, लेकिन अलवर न होकर के इसका उद्घाटन किया गया भरतपुर में, लोहगढ़ के किले में। वहीं जाया गया कि भाई वो खुश रहेंगे, इसलिए संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ था? भरतपुर के लोहगढ़ के किले में। इस तरह से हमारा पहला चरण पूरा हो जाता है। पुनः बता रहा हूँ, इस चरण की तिथि 18 मार्च 1948। संघ का नाम मत्स्य संघ। नाम देने वाले थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। सम्मिलित रियासत ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। राजधानी अलवर। राज प्रमुख उदयभान सिंह। उपराज प्रमुख करौली नरेश गणेश पाल वासुदेव। प्रधानमंत्री बाबू शोभाराम कुमावत। उद्घाटन करता एन.वी. गाडगिल। अब हम दूसरे चरण की बात करते हैं। 25 मार्च 1948, एक ही सप्ताह हुआ है। अभी 18 मार्च को पहला संघ बना था। पहला संघ बना था, उस समय थोड़ा सा बहता कि ये रियासतें साथ हुए एक संघ बन जाएंगी, राजाओं का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन जब इन 4 रियासतों ने अपना संघ बनाया, तो इससे प्रेरित होकर के इस बार 9 रियासतें एक संघ बना रही हैं अलग से। पूर्व राजस्थान, और इस पूर्व राजस्थान की जो 9 रियासतें हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। पुनः बता रहा हूं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। नहीं ध्यान रहे तो बाकी बूटों को झाड़ू सा, बाकी बूटों को झाड़ू सा, इससे याद रख लेना। ये 9 रियासतें हैं, बाकी बूटों को झाड़ू सा। इन 9 रियासतों का एक संघ बन रहा है पूर्व राजस्थान। अब ये जो संघ बना, इसमें एक समस्या आई। समस्या यह आई थी कि जो पहला चरण था, पहले चरण में 4 रियासतें जो शामिल हुई थी, इनको तो इसलिए समस्या नहीं। अलवर के राजा थे उस समय तेज सिंह, और तेज सिंह महाराज के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि गांधी जी के जो हत्यारे थे नाथूराम गोडसे, उनको शरणदाता है, और ऐसे चलते हुए कि इनको दिल्ली नजरबंद कर लिया गया था। तो इस चक्कर में अलवर के कोई समस्या नहीं थी कि वहाँ का राजा था, उनका सही ढंग से उस समस्या तो नहीं बन पाया। इधर भरतपुर का जो राजा है, उनके द्वारा विरोध दर्ज किया गया था। करौली के को उपराज प्रमुख बना दिया गया, धौलपुर वाले को राज प्रमुख का पद दे दिया गया। तो इस तरह से 4 जो रियासतें थी, इन्हें अपना संघ बना लिया। अब यहाँ पर जो थी बातें, यहाँ पर बड़ी रियासतें जो 9 रियासतें थी, इनमें सबसे बड़ी रियासत इस समय थी कोटा। इस कोटा को राज प्रमुख का पद मिलना था। कोटा के नरेश थे उस समय भीम सिंह, महाराव भीम सिंह। तो कोटा को कोई समस्या नहीं थी, कोटा रियासत शामिल होगी। लेकिन इससे समस्या थी बूंदी रियासत को, क्योंकि आज बूंदी रियासत की, बूंदी के शासक थे बहादुर सिंह, और जो बूंदी रियासत थी वो छोटी रियासत थी। हालांकि कभी बूंदी रियासत हुआ करती थी, बूंदी से ही विभाजित होकर के एक नई रियासत का जन्म हुआ था, कोटा का।
तो उस हिसाब से देखें तो बूंदी वाले कोटा वाले को छुट भैया के रूप में मान करके चलते हैं कि ये हम में से ही जन्मे हैं। लेकिन चूंकि आज कोटा का अस्तित्व बड़ा है, लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी बूंदी के शासक बहादुर सिंह को। बहादुर सिंह ने इसके लिए मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के पास में गए, उनसे बात की कि यदि आप संघ में शामिल हो जाते हैं तो हमारा एक बड़ा संघ बनेगा और इसमें आपकी सबसे बड़ी रियासत रहेगी, इसलिए आपको राज प्रमुख का पद मिलेगा और उसके नियंत्रण में हम कार्य कर सकेंगे, अन्यथा भीम सिंह के नियंत्रण में करना पड़ेगा। भूपाल सिंह ने मना कर दिया। भूपाल सिंह ने कहा कि मैं स्वतंत्र ही रहूंगा, मैं कहीं भी संघ में शामिल नहीं होऊंगा। तो उसके बाद में सरदार पटेल से बात की। सरदार पटेल ने इनको कहा कि भाई आपको उपराज प्रमुख का पद मिल जाएगा। तो राज प्रमुख का पद तो दिया जाएगा कोटा के नरेश भीम सिंह को, उपराज प्रमुख का पद दिया जा रहा है बूंदी नरेश बहादुर सिंह को। बात करें बांसवाड़ा की, बांसवाड़ा को शामिल करने की बात की। बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह ने जब एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो उन्होंने कह दिया मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यहाँ से ये मैं मरा बराबर हो गया कि मेरी जो रियासत है वो संघ में शामिल हो जाएगी। शाहपुरा का शासक था इस समय सुदर्शन देव। सुदर्शन देव था वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी रियासत में लोकतांत्रिक उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी। बात क्या थी कि इस समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, 1 केंद्र शासित प्रदेश था और रियासती विभाग की धारा 8 के अंतर्गत ये नियम दिया गया कि जो रियासत 1 करोड़ की जनसंख्या रखती हो, 1 करोड़ की वार्षिक आय हो और 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हो, ऐसी रियासत चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है। उस क्रम में हम बात करें तो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। तो शाहपुरा का जो शासक था, शाहपुरा के शासक थे अपने सुदर्शन देव। उन्होंने विचार किया कि हम स्वतंत्र रह ही नहीं सकते, कहीं कहीं संघ में शामिल होना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि अपने खुद ही जनतांत्रिक शासन की स्थापना कर दें। इसलिए उन्होंने सुदर्शन देव ने अपने लोकतांत्रिक उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी और अपने आंतरिक प्रधानमंत्री बना दिया गोकुल लाल असावा को। गोकुल लाल असावा जो शाहपुरा के थे, इस तरह से इनको संतुष्ट किया। ऐसे करके 9 रियासतों का संघ हुआ। अब राजधानी की हम बात करें तो राजधानी बनेगी कोटा। इस संघ की राजधानी बनेगी कोटा। 9 रियासतें बन गई, राजधानी कोटा। राज प्रमुख की बात करें तो भीम सिंह, उपराज प्रमुख की बात करें तो बूंदी के शासक बहादुर सिंह, प्रधानमंत्री की बात करें तो शाहपुरा के थे गोकुल लाल असावा, प्रधानमंत्री बना दिए गए। इधर उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन के लिए उन्हीं को बुला लिया गया, NV गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल, जिनके द्वारा पहले चरण में उद्घाटन किया था, उन्हीं ने दूसरे का कर दिया। 2 चरण इस तरह से पूरे हो चुके अपने, ठीक है। 18 मार्च 1948 दूसरा चरण, 25 मार्च 1948। अब शुरू होता है अपना तीसरा चरण। तीसरे चरण की तिथि है 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948। संघ का नाम दिया गया है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। अब इसमें जो रियासत आकर के शामिल हो रही है वो है मेवाड़ की रियासत, उदयपुर रियासत। देखिए अभी हम बात करें कि जो ये दूसरा चरण बढ़ रहा था उस समय मेवाड़ के महाराणा या उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह से चर्चा की गई थी, भूपाल सिंह ने मना कर दिया। अब 1 महीने बाद में यहाँ पर लगभग ये 18 अप्रैल को उदयपुर भी शामिल होने को तैयार हो गया है, क्योंकि इस समय उदयपुर प्रजामंडल के नेता थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने सभा बुलवाई उदयपुर की जनता की और उनके सामने बात रखी कि हमारे मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह है,
वो अकेले ही क्या 20 लाख की हमारी जनता उसके भाग्य को तय कर सकते हैं? कि वो ये चाह रहे हैं कि हम स्वतंत्र रहेंगे, अलग से अस्तित्व बना करके रहेंगे, कहीं संघ में शामिल नहीं होंगे। तो इस तरह की सभा जो कर रहे थे माणिक्यलाल वर्मा, तो उस सभा को देखने के लिए मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने अपने आदमियों को भेजा। वहां भेजा तो वहां पर जो जनता थी, जनता ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। भूपाल सिंह समझ गए कि जनता अब हमारी नहीं रही है, जनता हमारे कहे में नहीं चलती है। इस स्थिति में भूपाल सिंह का निजी प्रधानमंत्री था, जिनका नाम था सर राम मूर्ति को भेजा सरदार पटेल के पास में कि बात करके आओ, हमको भी संघ में शामिल हुई पार पड़ेगी। इधर क्या है कि दिल्ली से फरमान आया कि मेवाड़ में जो जन आंदोलन हो रहे हैं, दंगे भड़क रहे हैं, उनके जिम्मेदार मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह है, क्योंकि वो संघ में शामिल नहीं हो रहे और जनता इस बात से प्रताड़ित है। और यदि इस तरह से पाया जाता है तो इस आंदोलन का दमन करने के लिए मेवाड़ के महाराणा स्वयं जिम्मेदार होंगे और उनको नजरबंद किया जाएगा। इसलिए मेवाड़ के महाराणा ने सर राम मूर्ति को दिल्ली भेजा। सर राम मूर्ति ने दिल्ली में जाकर के प्रस्ताव रखा पटेल जी के सामने कि हम शामिल हो जाएंगे संघ में, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या होंगी? पहली शर्त तो हमारी ये है, हमारे मेवाड़ के महाराणा की, कि मेवाड़ का महाराणा में वंशानुगत हम राजप्रमुख के पद को संभालेंगे। यदि हम संघ में शामिल होते हैं तो अभी हमारे मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह है, वो राजप्रमुख रहेंगे। उसके बाद में उसका जो भी उत्तराधिकारी रहेगा वो उत्तराधिकारी बन करके रहेगा संघ का। दूसरी बात है, शासन हम यहीं से बैठ करके चलाएंगे, मतलब राजधानी उदयपुर ही रहेगी। तीसरी शर्त है कि औरों को जो भी आप दे रहे हो प्रीवियर्स का मतलब राजाओं को जो वार्षिक पेंशन दी जाती थी उसको प्रीवियर्स कहा जाता। जो संघ में रियासतें शामिल हो जाती तो उनको पेंशन बांध दी जाती। हमको औरों को, कोई को 8 लाख है, कोई को 10 लाख है, हमको 20 लाख का प्रीवियर्स दिया जाएगा। कितना देना पड़ेगा? 20 लाख। उस स्थिति में पटेल ने बात रखी। पहली बात तो यह है कि वंशानुगत की मैं नहीं कह सकता, लेकिन राजा जी महाराणा भूपाल सिंह जी आजीवन राजप्रमुख का पद स्वीकार करेंगे, जब तक जिएंगे तब तक वो राजप्रमुख रहेंगे। दूसरी बात आपकी है राजधानी उदयपुर रहेगी, बिल्कुल राजधानी उदयपुर ही रह जाएगी। तीसरी बात है 20 लाख के प्रीवियर्स की, तो और जो राजा थे अभी तक उनको हम किसी को 8 लाख दे रहे थे प्रीवियर्स का, किसी को 10 लाख दे रहे थे। जब हम यहाँ पर 20 लाख देंगे तो और राजा हैं वो भी इस बात का विरोध करेंगे, इसलिए 10 लाख रुपए तो प्रीवियर्स के नाम के बढ़ा दिए जाएंगे कि 10 लाख का प्रीवियर्स दिया जाएगा, और 5 लाख इस बात के नाम के बना दिए जाएंगे कि राज प्रमुख के पद को सुशोभित कर रहे हैं तो 5 लाख का इनका वेतन बनता है। 5 लाख इस बात के बना दिए जाएंगे कि जब राज प्रमुख का पद सुशोभित कर रहे हैं तो धार्मिक खर्चे भी इनके द्वारा किए जाएंगे। इस तरह से आपको 20 लाख ही दे दिए जाएंगे, पर हमको कहने को ये रह जाएगा कि भाई प्रीवियर्स कितना दिया जा रहा है सभी राजाओं को, कि भाई मेवाड़ के महाराणा को प्रीवियर्स कितना दिया जा रहा है? 10 लाख रुपए। इस तरह से ये शर्तों के साथ में अब जो रियासत शामिल हुई है संयुक्त राजस्थान में, कौन सी है? उदयपुर। अभी जैसा हमने पढ़ा पूर्व राजस्थान में 9 रियासतों ने एक अलग संघ बनाया था। इस पूर्व राजस्थान में ही उदयपुर और शामिल होकर के संघ का नाम हो गया है संयुक्त राजस्थान, और संयुक्त राजस्थान में रियासतों की संख्या हो गई है 10। अब हम बात करते हैं राजधानी की, तो राजधानी बनाई जाएगी उदयपुर को, जैसे शर्त के अनुसार था। राज प्रमुख के पद की बात करें तो वो भी वचनबद्ध है, राज प्रमुख में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। भूपाल सिंह को राज प्रमुख का पद दिया गया। कोटा नरेश भीम सिंह को उपराज प्रमुख बना दिया गया। अभी तक तो एक पिछले चरण में राज प्रमुख थे, लेकिन चूंकि अब राज प्रमुख भूपाल सिंह बन गए तो भीम सिंह को उपराज प्रमुख बना दिया गया।
अब अगला प्रश्न पैदा हुआ प्रधानमंत्री के पद को लेकर के, प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। प्रधानमंत्री देखिए ये जो पद है राज प्रमुख, ये राजाओं में से लिया जा रहा था, ये किसी जनता के प्रतिनिधि में से। तो जो प्रजामंडल बने हुए थे, प्रजामंडल का मतलब प्रजा के मंडल, जनता का जो एक समूह था, संगठन, वो था, और उसी में से प्रधानमंत्रियों के पदों को चुना जा रहा था। अब इस बार प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, तो भूपाल सिंह ने कहा कि साहब मेरा जो निजी प्रधानमंत्री है सर राम मूर्ति, उसको रख लिया जाए। पटेल जी ने मना कर दिया, हम वो अपने हिसाब से चुनाव करेंगे। और मेवाड़ के जो प्रजामंडल के नेता हैं माणिक्य लाल वर्मा, उनको इस संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसको माणिक्य लाल वर्मा। अब बात करते हैं इस पद के बाद में उद्घाटन की। इस संघ का उद्घाटन करने के लिए आए हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए कितनी महत्वपूर्ण रियासत है उदयपुर अकेली ही। इस संघ का उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आए। यहाँ पर 9 रियासतों का संघ का में एकीकरण विलय हुआ। यहाँ पर एक मंत्री जी आए एन.वी. गाडगिल, और यहाँ पर अकेली रियासत के लिए कौन आया है, देश के प्रधानमंत्री। और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है तीसरा चरण, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। इसके बाद शुरू होता है चौथा चरण। चौथे चरण की तिथि है 30 मार्च 1949। अब चौथे चरण में 4 रियासतें शामिल हो रही हैं। ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई चौथे चरण में कितनी रियासतें शामिल हुई, 4 रियासतें शामिल हुई। 4 जो रियासतें थी, इस संघ का नाम दिया गया वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान। इस वृहद राजस्थान में 4 रियासतें शामिल हो रही हैं। 3JB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और चौथी है बीकानेर। 3JB। चौथे चरण की हम बात करें 30 मार्च 1949। संघ का नाम वृहद राजस्थान। सम्मिलित रियासत 4, 3JB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और चौथी है बीकानेर। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस संघ की राजधानी की। अब प्रश्न दूसरा खड़ा हो गया। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि रियासती विभाग की धारा 8 के अंतर्गत एक नियम दिया गया था कि जो रियासत 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हो, 1 करोड़ की जिसकी वार्षिक आय हो, ऐसी रियासत स्वतंत्र भी रह सकती थी। तो उस क्रम में हम बात करें तो उस हिसाब से राजस्थान में 19 रियासतों में से 4 रियासतें थी, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। अब उनमें से उदयपुर पहले शामिल हो चुकी है। इस बार 3 रियासत ऐसी हैं जो स्वतंत्र रह सकती थी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो इनका भी एक ऐतिहासिक महत्व था, और इसलिए अब इन्होंने विवाद खड़ा कर दिया कि राजधानी उदयपुर ही क्यों बने, हम भी बड़ी रियासतों में से हैं। तो इसके लिए पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति? पी सत्यनारायण राव समिति। ये समिति सिफारिश देगी राजधानी कौन सी बनाई जाएगी। पी सत्यनारायण राव समिति ने एक बातें रखी, इन शर्तों के साथ में रखा कि भाई पहली बात तो यह है वो रियासत है जो राजधानी बनेगी जो राजभवन की व्यवस्था करके देगी, क्योंकि देश अभी अभी आजाद हुआ है, आर्थिक विपन्नता से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में जहाँ राजधानी बनेगी वहाँ बहुत सारे सरकारी कार्यालय स्थापित होंगे राज्य के, कोई अपने संविधान, विधानसभा है, सचिवालय है, न्यायालय है। तो इसलिए राजकीय बिल्डिंगों का अभाव है हमारे पास में, राजकीय कार्यालयों का, सब राजाओं के पास में है संपत्तियां, तो वो अपने एक तो राजकीय संपत्ति में से अपने कोई कार्यालय खोलने के लिए जगह उपलब्ध करवाएगी। दूसरी शर्त इस बात की है कि वहां पर पेयजल की उपलब्धता हो। ऐसा नहीं हो आप जैसलमेर को राजधानी बनवा दो जो पीने को भी पानी नहीं मिल पाए हमको। तीसरी शर्त यह है क्षेत्र के विस्तार की, जहां पर जब राजधानी होगी तो वहां पर जनसंख्या बढ़ेगी, तो जनसंख्या को बढ़ने के लिए क्षेत्र का विस्तार हो। इस क्रम में ये 3 शर्तें रख दी गई सत्यनारायण राव समिति के द्वारा, और इन पर जो हमने बात की तो उदयपुर के महाराणा से बात की। उदयपुर के महाराणा ने कहा भाई पेयजल की पूरी उपलब्धता है।
दूसरी बात आप कर रहे हो क्षेत्र विस्तार की, क्षेत्र विस्तार की संभावनाएं कम है क्योंकि उदयपुर है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। तीसरी बात जो आपने रखी है कि राजकीय भवन देने की, वो संभव नहीं है, वो नहीं दे सकूंगा। जोधपुर की समस्या देखिए, वहां भी पेयजल को लेकर के, जयपुर इसके लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां थी वहां की, तो इसलिए राजधानी बनाया गया अब जयपुर को, राजधानी बनेगी जयपुर। राज प्रमुख के पद की बात है, राज प्रमुख कौन बनेगा, तो राज प्रमुख भी फिर जब हम बिल्डिंग दे रहे हैं तो राज प्रमुख का पद भी हम भी सुशोभित करेंगे, इसलिए राज प्रमुख बनाया जाएगा जयपुर के राजा सवाई मान सिंह द्वितीय। चूंकि वचनबद्ध थे पहले ही कि आजीवन राज प्रमुख का पद भूपाल सिंह संभालेंगे, तो इनका महत्व रखते हुए, वरिष्ठ हैं, ये महत्व रखते हुए भूपाल सिंह के लिए एक नया पद सृजित किया गया, महाराज प्रमुख। राज प्रमुख बनेंगे सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर के महाराजा, उपराज प्रमुख बनेंगे वही भीम सिंह, और अब एक नया पद सृजित किया गया है महाराज प्रमुख, तो महाराज प्रमुख बनाया गया है किसको, भूपाल सिंह। अगली बात करें प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री जयपुर प्रजामंडल के नेता थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री को चौथे चरण में क्या बना दिया गया है, प्रधानमंत्री, और उद्घाटन करने के लिए इस बार आए खुद पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस संघ का उद्घाटन कर दिया, और इसी के साथ में घोषणा कर दी उन्होंने कि राजस्थान का निर्माण, राजस्थान का एकीकरण है का कार्य पूर्ण हुआ, और यही कारण है कि हम राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, 30 मार्च को। और इसमें कुछ सत्यता भी है कि बात यह है कि जो इस समय जो रियासतों की देखिए हम बात करें मोटे मोटे तौर पर, तो पहले चरण में हम बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। दूसरे चरण में कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। तीसरे चरण की बात करें हम तो उदयपुर रियासत शामिल हो गई है। चौथे चरण की बात करें हम तो जयपुर हो गया है, जोधपुर हो गया है, बीकानेर हो गया है, ये जैसलमेर हो गया है। इस तरह से अपने राजस्थान का निर्माण लगभग पूरा हो गया था, इसीलिए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। अब इसके बाद में शुरू होता है वो 5वां चरण। 5वें चरण की हम बात करें, 5वें चरण बना है 15 मई 1949। 15 मई 1949, ऐसे याद रख सकते हैं अपन। चरण 5वां है, तारीख 15 है, महीना भी 5वां ही है। 15 मई 1949 संघ को नाम दिया गया संयुक्त बृहद राजस्थान। संयुक्त बृहद राजस्थान, इसमें जो रियासत शामिल हो रही है, इसमें आकर के शामिल हो रहा है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ देखिए, मत्स्य संघ तो पहले ही बन चुका था पहले चरण में, लेकिन ये संघ बन करके अलग बैठा हुआ था। दूसरा जो चरण था उसमें अलग संघ बना एक पूर्व राजस्थान। दूसरे चरण में जो पूर्व राजस्थान बना, इसी में ही एक शामिल हुआ उदयपुर, तो संघ का नाम हुआ संयुक्त। इसी के साथ में 4 रियासतें शामिल हुई 3JB, तो इस संघ का नाम हुआ बृहद राजस्थान। ये अलग बनकर के बैठा हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है कि इनमें से अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की हम बात करें तो भरतपुर और धौलपुर ऐसी रियासतें हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगती है, और उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि ये क्षेत्र है हमारे सीमावर्ती, वो ब्रजभाषी क्षेत्र है। और ब्रजभाषी क्षेत्र होने के कारण से कि यहाँ के जो राजा थे उनका मत था कि हम उत्तर प्रदेश में जाकर के मिलना चाहते हैं, कि हम ब्रजभाषी हैं। लेकिन अब इस समय एक समिति का गठन किया गया, शंकर रायदेव समिति, कि ये समिति सिफारिश देगी कि भरतपुर और धौलपुर की जनता का क्या अभिप्राय है, वो क्या चाहती है, वहां उनको शामिल किया जाए। तो समिति के सदस्य ने गांव-गांव घूम करके वहां की जनता से जाना, और जनता का अभिमत था कि हम भी राजस्थान में ही शामिल होना चाहते हैं। इस कारण से अब ये 5वां जो चरण है, इसमें मत्स्य संघ है जो बृहद राजस्थान में आकर के शामिल हो रहा है, और संघ का नाम हो गया है संयुक्त बृहद राजस्थान।
तो शंकर राय देव समिति की सिफारिशों पर मत्स्य संघ किसमें आकर के शामिल हुआ? बृहद राजस्थान में, और संघ का नाम हो गया संयुक्त बृहद राजस्थान। यहाँ कोई नई बात की आवश्यकता नहीं हुई, यह राजधानी यथावत जयपुर चल रही है, राजा वही चल रहे हैं अपने राज प्रमुख, प्रधानमंत्री वही है। अब अगली बात पैदा होती है यहाँ पर छठे चरण में। छठा चरण शुरू होता है 26 जनवरी 1950। ऐतिहासिक महत्व है, हम सभी जानते हैं। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इस दिन अब एक नई बात आई है कि बात ये थी कि हमारे इस समय राजस्थान के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जी चाहते थे कि सिरोही हमें सम्मिलित हो जाए। अभी सिरोही रियासत है जो सम्मिलित नहीं हुई है, और सिरोही जैसा हम जानते हैं कि यहाँ पर गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर गुजरात से लगता हुआ सिरोही का क्षेत्र है। गुजरात के रहने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी इच्छा थी कि जो सिरोही है एक महत्वपूर्ण स्थान है पर माउंट आबू, जिसको अपन राजस्थान का शिमला कहते हैं, सबसे ठंडा स्थान है, महत्वपूर्ण पर्यटन का स्थान है, कि ये सिरोही का जो माउंट आबू का क्षेत्र है, सिरोही का क्षेत्र है, इसको अपने गुजरात में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने सिरोही को राजस्थान में सम्मिलित नहीं करवाया था और चौथे चरण में ही राजस्थान के एकीकरण की घोषणा पूर्ण कर दी थी। राजस्थान का निर्माण पूरा मान लिया था। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल से हीरालाल शास्त्री जी सीधा नहीं कह सकते थे। हीरालाल शास्त्री जी ने पत्र लिखा देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सीधा नहीं कह सके, उनसे दूसरे शब्दों में कहा कि हमको गोकुल भाई भट्ट चाहिए। क्या चाहिए? गोकुल भाई भट्ट। क्योंकि गोकुल भाई भट्ट क्या है, हाथल गांव में रहते हैं, हाथल गांव, और हाथल गांव है सिरोही जिले में, सिरोही में उत्तरी भाग है हाथल गांव। माउंट आबू सिरोही का दक्षिणी भाग है, गुजरात से लगता हुआ। कि राजस्थान का सपना गोकुल भाई भट्ट के बिना अधूरा है। गोकुल भाई भट्ट, जिनको हम राजस्थान का गांधी कहते हैं, कि उनके बिना हम राजस्थान के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर पत्र लिखा सरदार पटेल को। सरदार पटेल को लिखा कि मैं भी जब तीसरे चरण में उदयपुर गया था उद्घाटन करने के लिए, तब कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने भी सिरोही के संदर्भ में मुझसे चर्चा की थी, पर मैंने उनको पूर्ण जवाब नहीं दे पाया कि पटेल जी इस कार्य को देख रहे हैं तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, उनसे बात करके मैं बता पाऊंगा। अब पुनः इस संदर्भ में पुनः बात हुई है, हीरालाल शास्त्री जी का पत्र आया है, तो आप जो भी क्रियान्विति करनी है वो करें और उसके बाद में उसका मुझे वापस जवाब भिजवाएं कि आपने क्या किया, उसका प्रत्युत्तर दें। तो इस क्रम में अब 26 जनवरी 1950 को सरदार पटेल जी ने काम कर दिया। ये चरण कहलाया राजस्थान संघ। राजस्थान संघ क्या कहलाया ये चरण? राजस्थान संघ। इस चरण की हम बात करें तो इस चरण में अब अपने शामिल हो रहा है सिरोही, पर इस सिरोही में पटेल जी ने एक कलाकारी कर दी कि यहाँ पर जो सिरोही है, सिरोही में हाथल गांव ऊपर है, नीचे माउंट आबू का क्षेत्र है, माउंट आबू के क्षेत्र को हटा लिया, माउंट आबू के क्षेत्र को हटा लिया और तब शेष राजस्थान में उसको, शेष भाग को, सिरोही के को राजस्थान में सम्मिलित कर दिया। मतलब ये हम कह सकते हैं कि इस चरण में जो काम हुआ है, आबू देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही, आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया और पूरे सिरोही को राजस्थान में सम्मिलित कर दिया। राजधानी यथावत रही, राज प्रमुख का पद यथावत रहा। बात करें हम प्रधानमंत्री के पद की, तो देखिए जैसा आपको विदित है कि आज हमारे देश का संविधान लागू हो चुका है, संविधान लागू हो गया है, इसलिए आज से इसका पद नाम है जो प्रधानमंत्री ने रह करके मुख्यमंत्री हो गया है।
और हमारे मुख्यमंत्री हैं हीरालाल शास्त्री। व्यक्ति वही हैं लेकिन पद नाम बदल गया है। तो यूं भी कह सकते हैं हम कि राजस्थान के अंतिम प्रधानमंत्री कौन थे? तो 25 जनवरी तक ये पद प्रधानमंत्री था। तो अंतिम प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो 26 तारीख को यही पद क्या कह रहा है? मुख्यमंत्री। तो पहले मुख्यमंत्री भी कौन है? हीरालाल शास्त्री। यूं भी कह सकते हैं राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? तो हीरालाल शास्त्री, क्योंकि मनोनीत है, कोई निर्वाचित नहीं है, कोई इलेक्शन से नहीं आ रहे हैं, ये सिर्फ मन से नीत किए हुए व्यक्ति हैं। तो ये पद अब क्या कहलाएगा? मुख्यमंत्री। इधर उद्घाटन की कोई आवश्यकता नहीं। इस तरह से हमारा 6 चरण पूरा हो चुका है। अब चलते हैं हम 7वें चरण की। 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 संघ का नाम दिया गया राजस्थान। राजस्थान का संवैधानिक रूप से राज्य का नाम 26 जनवरी को हो गया था। संवैधानिक रूप से राज्य का नाम राजस्थान कब पड़ा था? 26 जनवरी 1950। हम एक दूसरी बात करते हैं, भाई राजस्थान शब्द कहाँ से आया? तो राजस्थान शब्द की तो बहुत अपने इतिहास में जो पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा कि अपन को एक खीमला माता का शिलालेख है, उसमें पहला वर्णन मिलता है राजस्थान आदित्य नाम शब्द का। उसके बाद में हम बात करें कर्नल जेम्स टॉड है, उन्होंने इस भूभाग के लिए सबसे पहले इस शब्द को काम में लिया था। पर संवैधानिक रूप से राज्य का नाम राजस्थान रखा गया है 26 जनवरी 1950 में। अब ये जो संघ है, इस संघ का नाम है राजस्थान। अब इसमें जो शामिल हो रहा है, अब देखिए बात दूसरी है, अब राज्य पुनर्गठन आयोग लागू हो चुका है फैजल अली की अध्यक्षता में, और उनके सामने सिफारिशें रखी गई कि साहब हमारा आबू देलवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको भी सम्मिलित करवा दिया जाए। तो अब जो शामिल हो रहे हैं, देखिए एक तो आबू देलवाड़ा, दूसरा अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा ये केंद्र शासित प्रदेश था, मतलब सीधा अंग्रेजों के नियंत्रण में था, अंग्रेज छोड़ करके चले गए। तो अब इसको भी सूचीबद्ध कर लिया गया है, तो इसको भी शामिल कर लिया गया है अजमेर मेरवाड़ा। एक मध्य प्रदेश का क्षेत्र था सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा, इसको राजस्थान में टपका लिया। और राजस्थान का क्षेत्र था सिरोंज, ये हमने मध्य प्रदेश को दे दिया, मध्य प्रदेश को दे दिया। ये क्षेत्र हमने शामिल कर लिए, आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा क्षेत्र राजस्थान में सम्मिलित, और राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र है वो किसको दे दिया है? मध्य प्रदेश को। 7वें चरण की बात करें, 7वें चरण, अब फैजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग लागू हुआ है और उसकी सिफारिशों के आधार पर ये कार्य हुए हैं। अब ये घटना है 1 नवंबर 1956 की। बात करें राजधानी यथावत रहेगी। आज राज प्रमुख का पद भी समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि आज जिससे हमारी सशर्त बात हुई थी भूपाल सिंह से, उनका निधन हो चुका है। इस शर्त के साथ में ये पद चला आ रहा था कि जब तक आप जीवित हैं तब तक राज प्रमुख का पद चलेगा। अब भूपाल सिंह जी का निधन होने के उपरांत 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल पद शुरू कर दिया गया, राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया है। तो राजस्थान के पहले राज्यपाल बने गुरुमुख निहाल सिंह। सवाई मान सिंह थे, इनको राजदूत बना करके फ्रांस भेज दिया गया, और पहले अपने राज्यपाल बने गुरुमुख निहाल सिंह। यहाँ बात करें हम मुख्यमंत्री की, तो इस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। इस तरह से हमारे राजस्थान के 7 चरणों का कार्य था वो पूरा हुआ। इसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिवस का समय लगा था। तो ये था अपना राजस्थान का एकीकरण। धन्यवाद। जय हिंद।